तो एसी सर्किट्स करते हैं। अच्छा, अभी तक अपन ने जितने सर्किट्स किए हैं वो सारे डीसी सर्किट्स थे। क्या मतलब निकला कि जैसे सपोज ये सर्किट है, ठीक है, और हम बैटरी का सोर्स जो है वो कुछ इस टाइप से बनाते थे, इस तरह से रिपीट करते थे। ये रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और ये बैटरी का सोर्स हो गया, ठीक। तो ऐसे सर्किट्स में जैसे यदि बैटरी का ईएमएफ जो है वो V है, ठीक है, तो V जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो किस तरह से वेरी करता था। यदि यहाँ पे V और टाइम को हम डिपिक्ट करें तो ये जो V है वो कांस्टेंट रहता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इसको मैं V0 बोल दूं तो ये V0 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती थी, ठीक है। अच्छा, एसी सर्किट जो है वो इससे डिफरेंट है। एसी सर्किट में क्या होगा कि सपोज सेम सर्किट ले लें, ठीक है, एक सिंपल सा आरसी सर्किट ले लिया। अभी हम सर्किट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो ईएमएफ का जो सोर्स है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कुछ भी ले लें। तो एक तो इसको डिपिक्ट इस तरह से करते हैं, जो पावर का जो सोर्स है ना, उसको इस तरह से रिपीट करते हैं। इसका ईएमएफ सपोज ई है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस ये पावर सोर्स प्रोवाइड करेगा उसका नेचर क्या होगा, यदि उसको हम डिपिक्ट करें, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो वो इस तरह से वेरी करेगा, है ना, साइनोसॉइडल फॉर्म में, है ना, इस तरह से वेरी करेगा। तो पावर सोर्स में ये चेंज होने का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जैसे इस वाले केस में डीसी सर्किट में करंट जो है वो तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ कैपेसिटर, यदि दोनों रजिस्टर होते हैं तो इसी डायरेक्शन में घूमता करंट। कैपेसिटर है तो थोड़ी देर बाद जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, करंट जो है वो शुरू में इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, जब तक तो V पॉजिटिव है ना, इस डायरेक्शन में गया। उसके बाद में करंट इस डायरेक्शन में गया, है ना, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया। इस तरह से जो करंट का डायरेक्शन जो है वो हर हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो जैसे इस पावर का सोर्स यदि इसका टाइम पीरियड यदि 20 मिली सेकेंड है, तो हर 10 मिली सेकेंड पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, है ना, इस तरफ उस तरफ। तो अब इसको मतलब एसी जो पावर सोर्स है उसका नेचर देख करके दो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। भाई पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई इसका यूज क्या है ना, फायदा क्या हुआ। ये तो सिंपल लगता है और हमको लगता है एनालिसिस में भी सिंपल ही है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कराने का इसका फायदा। और दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि हाउ, है ना, इस तरह का जो पावर सोर्स है वो हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इसका यूज जो है वो हम जब एसी सर्किट के लास्ट का वीडियो करेंगे, है ना, वहां पर डिस्कस करेंगे। इसका प्राइमरी जो एडवांटेज है एसी सर्किट्स का वो है कि हम पावर सप्लाइड के मैक्सिमम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। किसको यूज करके, ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके, है। और किस सिचुएशन में हम स्केल अप करते हैं, किस सिचुएशन में स्केल डाउन करते हैं, ठीक है। ये अपन जब ट्रांसफॉर्मर्स करेंगे वहां पर डिटेल में करेंगे, तो अभी नहीं डिस्कस कर रहे उसको। ये आपके सिलेबस में है ना, जेई के सिलेबस में है ट्रांसफॉर्मर्स। और दूसरा कि करते कैसे हैं, तो इसके लिए क्या एसी जनरेटर करेंगे अपन। तो एसी जनरेटर होते हैं जो इस तरह का पावर प्रोड्यूस करते हैं साइनोसॉइडल फॉर्म में, ठीक है। और ये भी आपके सिलेबस है जेई के सिलेबस में, तो इसको भी लास्ट में करेंगे अपन। तो ये तो क्लियर है कि एसी पावर सोर्स यूज करने में फायदा ज़्यादा है। इनफैक्ट, है ना, सभी घरों में, फैक्ट्रीज में, पूरी दुनिया भर में जितना पावर यूज हो रहा है सब एसी फॉर्म है पावर का, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके घरों में जो बिजली वगैरह आती है सब, है ना, एसी पावर है। पर ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस तरह के पावर सोर्स को, मतलब वोल्टेज यदि इस फॉर्म में आए, है ना, तो करंट भी ऑब्वियसली इसी फॉर्म में आएगा। तो उसको मैथमेटिकली स्टडी करना, है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई
एसी सर्किट्स डील करने के लिए हमको फेजर का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, ठीक है, जैसे डीसी सर्किट में हम सॉल्व करते थे उसी तरह से हम एसी सर्किट में भी सॉल्व कर लेंगे। ये नया एलिमेंट, इसको यूज करने की क्या जरूरत पड़ी? तो एक है ना, यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक मतलब आरएलसी सर्किट ले लिया अपन ने। ये एक एसी पावर सोर्स है जिसमें सपोज जो ईएमएफ जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अच्छा सपोज इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने की, ये तो बल्कि जबकि सबसे सिंपल सर्किट है, ठीक है, सबसे सिंपल सर्किट का भी सपोज हमको करंट निकालना हो, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें करंट निकालना हो और डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से यदि हम करेंगे तो क्या चीज करेंगे, ठीक है, तो इसमें भाई ये क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा प्लस क्यू बाई सी। ठीक, तो पहली बात तो ये तो वेरिएबल्स भी सेम नहीं है, करंट के फॉर्म में नहीं, तो इसको पहले तो चार्ज के फॉर्म में अपने को करना पड़ेगा। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, इसको चार्ज के फॉर्म में लिखा अपन डी क्यू बाई डी टी। अच्छा इसको चार्ज में कन्वर्ट किया डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी, आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब अच्छा तो पहला तो ये है कि ये इक्वेशन जो है वो साइनसॉइडल फॉर्म में है, ठीक है, टी भी जो है वो सिंपल फॉर्म में नहीं आ रहा है इसमें, है कि नहीं, एक साइन फंक्शन का के फेज के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अच्छा और इससे इस इक्वेशन से इसको पूरी मेहनत करके हमने सॉल्व कर भी लिया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको चार्ज मिलेगा, फिर इस चार्ज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाकर के हमारे पास में करंट आएगा, और उसके बाद में जाकर के हम यदि हमको हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही यदि निकालना हो, इसका ईएमएफ निकालना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तब जाकर के हम निकाल पाएंगे। आप देख रहे हैं कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अच्छा इसके कंपैरिजन में यदि हमको कोई इस तरह की कोई टेक्निक मिल जाए कि इसको यदि हम, बल्कि ऐसा करते हैं, एक सिंपल सा डीसी सर्किट लेते हैं, ठीक है, केवल एम्पलीफाई करने के लिए कि हम चीज को कितना सिंपल कर सकते हैं। सपोज इस तरह का सर्किट होता है R1 R2 और R3 और ये डीसी सर्किट है, ठीक है। तो इसमें यदि हम बोलते हैं कि भाई इसमें आप करंट निकालें, तो आपको करंट निकालने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, ठीक है, ये आपका करंट आ गया, कितना टाइम लगेगा, ठीक। अच्छा और दूसरा ये है कि इसमें आप जैसे करंट तो आपने निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग अलग फेज में आएगा, है ना, ये सिंपल साइन ओमेगा टी नहीं आएगा, ये हर एक का है ना कुछ अलग अलग फेज आएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो आएगा वो कुछ है ना, कोई एक पर्टिकुलर टर्म होगी, फिर साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फाई 1 होगा, इसके केस में फाई 2 होगा, इसके केस में फाई 3 होगा, वो सब एनालाइज करते करते कितना टाइम लग जाएगा आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फेज वगैरह तो हमको निकालना नहीं था, बिल्कुल सिंपल तरह से आ गया। अच्छा यदि कोई टेक्निक हम यूज कर सकें कि इस सर्किट को भी हम ऑलमोस्ट इतना सिंप्लीफाई करके हम लिख सकें, ठीक है, इनके जो तीनों एलिमेंट हैं है ना, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे उसको, एसी सर्किट में इंपीडेंस बोलते हैं, उसको हम इस फॉर्म में यदि लिख सकें, तीनों एलिमेंट का लिख दें, करंट आ जाए, और 2 स्टेप बाद जो है वो हम हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लें, हर एक का फेज वगैरह जो है वो कितना है वो सब भी निकाल लें, मतलब इससे ये जो पहला वाला जो प्रोसेस है उसे 1/10 मेहनत में, ठीक है। तो सोचिए कि दूसरा वाला जो ये मेथड है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो अब फेजर्स करते हैं। ये एसी सर्किट में क्या है, जो मेन वेरिएबल्स हैं,
जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसी एलिमेंट के अक्रॉस, या पावर सोर्स जो ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है वो किस तरह से वेरी करता है, V पोटेंशियल डिफरेंस वो वेरी करेगा इस फॉर्म में, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सपोज फाई 1, ठीक है। करंट जो है किसी सर्किट लूप में, है ना, वो किस तरह से वेरी करेगा, वो इस तरह से वेरी करेगा, ओमेगा टी प्लस फाई 2, ठीक। ये दोनों वेरिएबल्स आप देखें साइनोसॉइडल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, साइनोसॉइडल फॉर्म के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मैनिपुलेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, तो पास में जब जब इस तरह का साइनोसॉइडल फॉर्म को अपने को मैनिपुलेट करना पड़ा, हमने कोई एक सिंपलर तरीका सोचा उस साइनोसॉइडल फॉर्म को डिपिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एसी सर्किट्स में ये जो वेरिएबल्स हैं, साइनोसॉइडल फॉर्म के जो वेरिएबल्स हैं, उनको डिपिक्ट करने का जो तरीका है उसको हम फेजर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या है, किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, ये भी अपन देखेंगे। तो इस टॉपिक के पहले साइनोसॉइडल फॉर्म के वेरिएबल अपने को सबसे पहले कहाँ मिले थे? साइनोसॉइडल फॉर्म के वेरिएबल अपने को एसएचएम में मिले थे सबसे पहले, ठीक है। जो बॉडी एसएचएम करती है तो उसके मोशन को हमने साइनोसॉइडल फॉर्म में डिपिक्ट किया था। किस फॉर्म में डिपिक्ट किया था? सपोज वाई एक्सिस पे डिपिक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से डिपिक्ट करते थे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम जो साइनोसॉइडल फॉर्म है वो हमको वेव्स में मिला, ठीक है। और वेव्स जब इंटरफियर करती हैं आपस में, वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तब इन्हीं साइनोसॉइडल फॉर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हमने किया, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि एसएचएम में और वेव्स में ये जो साइनोसॉइडल फॉर्म था उसको अपन ने किस किस तरह से रिपीट किया था। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई है, तो हमने क्या कहा कि एसएचएम को हम एक सर्कुलर मोशन के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कि सपोज कोई बॉडी जो है वो वाई एक्सिस पे एसएचएम कर रही है ना, इसको हम सर्कुलर मोशन के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रही है, और इस बॉडी का जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, इस बॉडी के मूवमेंट का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, सपोज ये बॉडी है, ठीक है, इस तरह से एसएचएम कर रही है, तो इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे फाई जो है वो इनिशियल फेज होगा। इस तरह से डिपिक्ट किया था अपन, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एसएचएम को डिपिक्ट करने से हमको फायदा क्या हुआ भाई? एक तो विजुलाइज करने में फायदा हुआ, है ना। कोई बॉडी जो है वो केवल एक एक्सिस पे, एक सेकंड पहले मैं बनाता हूँ जरा इसको। तो इस बॉडी को सर्कुलर मोशन के रूप में डिपिक्ट करने से एक फायदा क्या हुआ कि किसी एक लीनियर एक्सिस के अबाउट एसएचएम करती बॉडी को विजुलाइज करने से ज़्यादा इजी है सर्कुलर मोशन को विजुलाइज करना। एक तो ये हुआ, और दूसरा जैसे इस तरह के यदि कोई प्रॉब्लम यदि आती है, जैसे सपोज हम दो एसएचएम ले लें, ठीक है, एक बॉडी जो है वो इस तरह से एसएचएम कर रही है और कोई दूसरी बॉडी जो है किसी दूसरी एंगुलर वेलोसिटी से सपोज मूव कर रही है, और इस बॉडी का प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के केस में यदि हम बोलें कि ये दोनों बॉडीज आपस में कहाँ मिलेंगी, तो यदि प्योरली ये वाला फॉर्म लेकर के यदि हम चलते हैं बिना सर्कुलर मोशन के डिपिक्शन के, है ना, तो आंसर तो खैर उससे भी आ जाएगा, पर सर्कुलर मोशन के डिपिक्शन से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल यदि फेज हमको दे रखा है दोनों बॉडीज का, तो हमको बेसिकली बस ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है इस एंगुलर वेलोसिटी और इस एंगुलर वेलोसिटी को ऐड करके जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी, दोनों क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों बॉडीज जो है ये एंगल कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगी, बस वो निकालना रह गया।
आप देख रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन से विजुलाइज करने का एक फायदा तो ये हुआ, तो ये तो हुआ एसएचएम का इशू। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हमने वेव्स पढ़ी, फिर वापस साइनोसॉइडल मोशन आया, ठीक है। और उसके बाद में हमने वेव्स का इंटरफेरेंस पढ़ा, ठीक है। और इसके पहले एसएचएम का भी सुपरपोजिशन, ठीक है। तो सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस में क्या हुआ, हमको दो साइनोसॉइडल वेव्स को ऐड करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो एक साइनोसॉइडल वेव सपोज ये हो गई φ1 और दूसरी साइनोसॉइडल वेव सपोज ये हो गई। तो अब ये वाला जो प्रॉब्लम है इस वाली प्रॉब्लम से डिफरेंट है जो अभी अपन ने किया है ना, कि दो दो एसएचएम्स हो रहे हैं और दोनों है ना मिलेंगे कहाँ पे, है ना, या फिर कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब ये प्रॉब्लम ये नहीं रही, अब हमको इन दोनों को ऐड करके एक नया एसएचएम निकालना है, y1 प्लस y2। तो अब ये जो फॉर्म जो हमको निकालना है वो प्योर सर्कुलर मोशन से विजुलाइज करके हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने साइनोसॉइडल फॉर्म को विजुलाइज करने के लिए इसमें एक एलिमेंट और ऐड किया। क्या एलिमेंट ऐड किया, हमने कहा कि हम साइनोसॉइडल वेव को हम रोटेटिंग वेक्टर के रूप में विजुलाइज करेंगे। क्या नया इंट्रोड्यूस किया अपन ने, रोटेटिंग वेक्टर, याद। तो उससे इस डिपिक्शन में डिफरेंस क्या आ गया, तो डिपिक्शन में डिफरेंस क्या आ गया कि यदि कोई बॉडी एसएचएम कर रही है तो हमने कहा कि हम इसको, इसकी जो पोजीशन है उसको एक रोटेटिंग वेक्टर के रूप में हम उसको विजुलाइज करें, और वो वेक्टर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन होगा वेक्टर के टिप का, है ना, वो हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली जो सर्कुलर मोशन विजुलाइज करते समय जिस तरह से अपन ने डिपिक्ट किया था एसएचएम, सेम। तो अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्यों आ गया कि वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक नया ऑपरेशन कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन। हम दो सर्कुलर मोशंस को ऐड नहीं कर सकते थे, बट हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते थे जो हम पहले नहीं कर सकते थे, अब हम सुपरपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली कि सपोज दो एसएचएम है ना, एक का सपोज ये फंक्शन है और दूसरे का सपोज ये फंक्शन है, इनिशियल फेज 0 है। तो फिर हमने इनको वेक्टर्स की तरह ऐड किया, जैसे वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर एडिशन हमको आता है, ठीक है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के आगे रखा और उससे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर भी हमने कहा कि ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है अगेन वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के बाद में हमने इसको वेक्टर्स के रूप में डिपिक्ट करना शुरू किया, रोटेटिंग वेक्टर्स, और हमको एक फायदा हो गया, क्या, कि साइनोसॉइडल फॉर्म्स को ऐड करने का एक नया तरीका मिल गया, सिंपल तरीका, ठीक है। और वो भी हमने देखा कि ये तरीका ज्यादा सिंपल था, इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको है ना एक्सपैंड करके ऐड करना वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, याद। तो अपने को क्या मिल गया इसमें, वेक्टर एडिशन में एडिशन भी मिला और सब्ट्रैक्शन भी मिला, ये दो चीजें मिल गई, ठीक है। पर अब क्या है, अब आप देखें, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आप कर ही चुके हैं, ठीक है। जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करेंगे तो अपन को इन दोनों का डिवीजन भी करना पड़ेगा किसी न किसी टाइम पे, ठीक है। और एसी सर्किट्स में जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट डीसी सर्किट में जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते थे, यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म आ जाता है, इसको मैं इम्पीडेंस, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ेंगे क्या होता है, पर कहने का मतलब कि इसमें अब क्या हो रहा है कि दो साइनोसॉइडल फॉर्म्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी अपने को एसी सर्किट में, ठीक है। तो अब अपने को साइनोसॉइडल फॉर्म के मैनिपुलेशन के लिए दो ऑपरेशंस की और जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी, एक तो डिवीजन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्यों,
भाई जैसे v इज इक्वल टू आई आर, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई भी साइनोसॉइडल फॉर्म में होगा, और आप देखिएगा ये आर जो है ये एक्चुअली एसी सर्किट में इसको z के रूप में अपन डिपिक्ट करेंगे, ये भी साइनोसॉइडल फॉर्म में होगा, है ना। तो दो साइनोसॉइडल फॉर्म्स के मल्टीप्लिकेशन ये भी आने चाहिए। और एक चीज और उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे किसी भी इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या होता था, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन हो गया, डी आई बाई डी टी केवल लिख रहा हूं। तो अब आप देखें ये तीन ऑपरेशंस जो हैं, ये तीन ऑपरेशंस आप वेक्टर फॉर्म में डिपिक्ट करके नहीं कर सकते, दिख रहा है। तो अब एसी सर्किट्स के मैनिपुलेशन के लिए हमको एक और मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए था, ताकि हम एसी सर्किट्स के जो वेरियस वेरिएबल्स हैं उसको मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। और वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, फेजर्स, ठीक है। अभी ये क्या होते हैं ये भी अपन देखेंगे। और एसी सर्किट्स को फेजर्स के रूप में डिपिक्ट करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। मतलब वो तो फिजिसिस्ट भी नहीं थे, वो प्योर मैथ्स के स्कॉलर थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। क्या नाम था उनका, चार्ल्स स्टीनमिट्ज। इसको बोलते किसी और तरीके से होंगे बट एनीवे लिखते ऐसे हैं, चार्ल्स स्टीनमिट्ज, ठीक है। इन्होंने 1897 में एक किताब लिखी और जिसमें इन्होंने बताया कि भाई एसी सर्किट्स के मैनिपुलेशन के लिए हम फेजर्स यूज करें तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे, है ना, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में फेजर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको देखते हैं, फिर अगले दो वीडियोस में, है ना, डिटेल में देखेंगे कि फेजर्स का मैनिपुलेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो फेजर्स क्या हुए, फेजर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी देखेंगे इसको, फेजर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ साइनोसॉइडल फॉर्म। कोई भी साइनोसॉइडल फॉर्म होता था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी फॉर्म में होता था, ठीक। तो इसमें दो ही एलिमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं एसी सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एम्पलीट्यूड और दूसरा फेज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं, क्यों उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि देखें जैसे जब अपन एसएचएम और वेव्स को डिपिक्ट कर रहे थे तो ये पॉसिबिलिटी थी कि दो वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, एक वेव की ओमेगा 1 हो दूसरे की ओमेगा 2 हो। एसएचएम में भी हम देख सकते थे दो अलग अलग एसएचएम इंटरेक्ट करें आपस में जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, है ना। अपन ने ये वाले एग्जाम्पल ज्यादा डिटेल में देखे नहीं, पर हो तो सकता ही है, ठीक है। और वेव्स के केस में तो हमने एक्चुअल में देखा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है तो क्या होता है, ठीक है। हमने बीट्स को स्टडी किया, ठीक है। एसी सर्किट में किसी भी एक सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहती है, मतलब इन द सेंस कि एक किसी एसी सर्किट में चाहे कितने भी एलिमेंट हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब से सपोज इंडक्टर है या जो भी सर्किट एलिमेंट है उसमें करंट वेरी कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 से, और कोई दूसरा सर्किट एलिमेंट है जिसमें करंट वेरी कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 से। ये तो हो ही नहीं सकता। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसी भी एसी सर्किट की वो तो यूनिफॉर्म ही रहती है थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। तो हमारे को मेन दो चीजों पे, दो एलिमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एम्पलीट्यूड पे और फेज पे, ठीक है। तो फेजर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ साइनोसॉइडल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिपिक्शन और मैनिपुलेशन अपन कैसे करते हैं ये अगले वीडियो में देखेंगे अपन। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर के हम 5 बेसिक मैनिपुलेशंस करना सीखेंगे, ठीक है। पहला मैनिपुलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन,
उनका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इन सभी ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी अपने को एसी सर्किट्स में, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, और पांचवा क्या हो गया, पांचवा हो गया उनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। dx by dt लिख रहा हूं मैं, उनका डिफरेंशिएशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये 5 मैनिपुलेशंस अपन करके देखेंगे, ठीक है।